हेलो, नमस्कार। उपज कैरियर संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उपज कैरियर संस्थान के यूट्यूब चैनल पर रोजाना पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करवाई जा रही है, जहां आप प्रश्न देखकर या क्वेश्चन आंसर देखकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपका जो अभी पशुपालन में स्कोर कहाँ तक है, आपने कितनी तैयारी की हुई है और इस तैयारी को और कितना सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है रोजाना पशुपालन के एमसीक्यू जरूर देखें। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पशुपालन से संबंधित अपने पहले प्रश्न के बारे में कि अपना जो पहला प्रश्न है वो है कि गाय की द्विव प्रयोजनी नस्ल है, यानी गाय की ऐसी कौन सी ब्रीड है जो कि ड्यूअल पर्पज यानी दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है। दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाने वाली गाय की जो नस्लें होती है उनको कहा जाता है ड्यूअल पर्पज। क्या कहा जाता है? ड्यूअल पर्पज। और इनका कार्य क्या होता है? कृषि और दूध उत्पादन, यानी आप कृषि के लिए भी पाल रहे हो, यानी कार्य करवाने के लिए, और किसके लिए पाल रहे हो? दूध उत्पादन के लिए। तो ऐसी गाय की नस्लों को क्या कहा जाता है? ड्यूअल पर्पज। पहला जो ऑप्शन है अपने पास गिर गाय। गिर जो गाय होती है, गाय की एक दुधारू नस्ल होती है। कैसी होती है? दुधारू। दूसरा है नागौरी और राठी। नागौरी जो नस्ल है वो तो होती है भारवाही। कैसी होती है? भारवाही। और राठी कैसी होती है? दुधारू। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा अपना। थार पारकर और काकरेज, ये जो दोनों नस्लें होती है एक कृषि और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थार पारकर और काकरेज जो गाय है वो, वो गाय की कैसी नस्ल है? ड्यूअल पर्पज ब्रीड। कैसी नस्ल है? ड्यूअल पर्पज ब्रीड, यानी दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें। जर्सी गाय की जो नस्ल होती है ये एक विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल। और विदेशी नस्लों को जो है दूध के लिए पाला जाता है। किसके लिए? दूध के लिए। तो यहां से अपना इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा थार पारकर और काकरेज। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसके दूध में होता है, यानी फैट जो होता है वो इनमें से कौन सी गाय, भेड़ या ऊंट में होता है? तो सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज अगर एनिमल्स में बात की जाए, यानी जानवरों के दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है किसमें? भेड़ में। 7.9% जो है वसा भेड़ के दूध में पाई जाती है। फिर इसके बाद जो आती है वो है भैंस। भैंस के दूध में 7.3% क्या होता है? फैट। भैंस के बाद जो आती है वो आती है ऊँटनी। क्या आती है? ऊँटनी। इसके दूध में होता है लगभग 5.4%। फिर आती है बकरी। जो बकरी के दूध में वसा होती है वो होती है 4.3%। इसके बाद जो है गाय, गाय के दूध में 4.1% क्या होती है? वसा। तो यहां से जो सबसे ज्यादा वसा कंटेंट रहेगा वो किसके दूध में रहेगा? भेड़ के दूध में। तो यहां से सही आंसर क्या रहेगा इसका? भेड़। कितना होता है? 7.9%। अगला प्रश्न है अपना, सर्वाधिक लैक्टोज किस गाय के दूध में होता है होती है? लैक्टोज का मतलब होता है दूध का मीठापन। क्या होता है? दूध का मीठापन। तो इनमें से जो गाय की नस्लें दे रखी है आपके पास, जर्सी, थार पारकर और राठी, इसके बाद शाहीवाल, इनमें से सबसे मीठा दूध कौन सी गाय की नस्ल का होता है? तो इनमें से सबसे मीठा दूध जो होता है वो होता है शाहीवाल नस्ल का। किसका होता है? शाहीवाल नस्ल का। अर्थात सबसे ज्यादा जो लैक्टोज पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? शाहीवाल में। यहां से इसका सही आंसर रहेगा शाहीवाल। अगला अपना प्रश्न है, शाहीवाल गाय का उद्गम स्थल कौन सा है? काठियावाड़ क्षेत्र, जैसलमेर, पंजाब या मोंटगोमेरी जिला पाकिस्तान? तो शाहीवाल जो है इसका उत्पत्ति स्थान मोंटगोमेरी जिला पाकिस्तान प्रांत है। कौन सा? मोंटगोमेरी प्रांत पाकिस्तान। तो यहां से इसका सही आंसर अपने पास जो रहेगा मोंटगोमेरी जिला पाकिस्तान। जैसलमेर जो है आप कह सकते हो
यहाँ जो है एक तो जैसलमेरी भेड़ पाई जाती है, जैसलमेरी भेड़ पाई जाती है, जैसलमेरी ऊंट पाया जाता है, जैसलमेरी बकरी पाई जाती है। काठियावाड़ क्षेत्र जो है, काठियावाड़ गिर जंगल गुजरात जो है गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है। किसका है? गिर गाय का उत्पत्ति स्थान। पंजाब की आपके पास बकरी की एक नस्ल आती है बीटल, जो कहाँ की है? पंजाब की। ठीक है, यहां से इसका अपने पास सही आंसर क्या रहेगा? मोंटगोमेरी पाकिस्तान। अगला, सर्वाधिक तेज गति से दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के होते हैं? सबसे ज्यादा तेज स्पीड से या फास्ट रनर्स जो बैल होते हैं वो होते हैं नागौरी के। किसके होते हैं? नागौरी के। तो नागौरी गाय की भारवाही नस्ल है। कैसी नस्ल है? भारवाही, यानी कृषि कार्य जल्दी करने में भी कौन सी गाय अच्छी रहेगी? नागौरी। कौन सी रहेगी? नागौरी नस्ल। तो फास्ट रनर्स जो बैल होते हैं, तेज स्पीड से दौड़ने वाले बैल, फास्ट रनर बुल किसके होते हैं? नागौरी के। इसके बाद काकरेज नस्ल के जो बैल होते हैं ये भी तेज दौड़ने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तेज दौड़ने वाले। पर इनके साथ एक शब्द और ऐड होता है, उसको बोलते हो आप सवाई चाल। क्या बोलते हो? सवाई चाल। यानी जब ये चाल चलती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी राजा महाराजा की तरह चल रहे हो, सिर उठा के ऐसे चलते हैं बिल्कुल मस्त होकर, तो उसको कहा जाता है सवाई चाल। तीसरी जो नस्ल है राठी, राठी राजस्थान में सबसे अच्छा दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है, इसीलिए इसको कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु। साहिवाल, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भारतीय नस्ल, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी देती है? साहिवाल। और सबसे ज्यादा मीठा दूध भी किसका होता है? साहिवाल का। तो यहां से इसका सही आंसर अपने पास क्या रहेगा? साहिवाल। सॉरी, तेज गति वाले बैल किसके होते हैं? नागौरी नस्ल के। आगे देखते हैं अपन। हाँ, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किस नस्ल के पशु की सर्वाधिक देखभाल करनी पड़ती है? तो सर्वाधिक देखभाल जो है ऐसे जानवर की करनी पड़ती है, ऐसे पशु की करनी पड़ती है जो कि अपने एरिया से डिफरेंट हो। यानी कि हाड़ौती संभाग में आप कहीं और से ला रहे हो तो उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, और भारत में आप जो है विदेशी नस्लें ला रहे हो तो उनकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये तो सामान्य सी बात है। राठी राजस्थान की नस्ल है, गिर भारत की नस्ल है, थार पारकर भारत में पाई जाती है ना। जर्सी जो है आपकी पाई जाती है फ्रांस में। कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में। फ्रांस का जर्सी द्वीप समूह जो है इसका ओरिजिन है। यानी कि ये गाय की कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल। तो जब आप इसको भारत में लाओगे तो इसकी सबसे ज्यादा देखरेख आपको करनी पड़ेगी। यहां से इसका सही आंसर क्या रहेगा? जर्सी गाय। आगे का प्रश्न जो है, जर्सी गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? तो जर्सी गाय का जो दूध होता है इसमें विदेशी गायों में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, या विदेशी गाय में सबसे ज्यादा गायों की बात कर ली जाए तो ऑल ओवर जो गाय होती है उनमें भी सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है? जर्सी गाय में। तो इसका परसेंटेज जो रहता है वो रहता है आपके पास 5.5%। कितना रहता है? 5.5% फैट जो होता है जर्सी गाय के दूध में पाया जाता है। यहां से सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न है, भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है। वसा वाले लगभग आपके पास 2 से 3 प्रश्न आ गए। सबसे पहले हमने बात की थी सबसे ज्यादा किस जानवर के दूध में वसा होती है, तो वहां से सही आंसर क्या था? भेड़। उसके बाद बात की हमने कि सबसे ज्यादा गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में वसा होती है, वहां से सही आंसर था जर्सी। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भैंस की कौन सी नस्ल में सबसे ज्यादा वसा होती है। तो भैंस की जो नस्ल होती है उसका नाम है भदावरी। क्या नाम है? भदावरी। वैसे तो जनरली या नॉर्मली जो भैंस के दूध में वसा होती है वो कितनी होती है? 7.3%। सामान्य वसा कितनी होती है इनके दूध में? 7.3%।
3%। सामान्य वसा जो सभी भैंसों के दूध में होती है वो कितनी होती है? 7.3%। इसके बाद स्पेशली भदावरी के लिए बात की जाए तो इसके दूध में जो है वसा का कंटेंट लगभग 12 से 14% हो सकता है। कितना हो सकता है? 12 से 14%। यानी सामान्य वसा से दुगनी वसा किसके दूध में पाई जा रही है? भदावरी भैंस के दूध में। तो यहाँ सबसे ज्यादा वसा रहेगी वो किसके दूध में? भदावरी। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान की नस्लों में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल कौन सी है? सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी ऊन, है ना, जिसकी ऊन सबसे अच्छे प्रकार की होगी उसे सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ कहा जाएगा। पहला चोकला, दूसरा मेरिनो, तीसरा मगरा और फोर्थ नंबर का मारवाड़ी। तो हमसे स्पेशली राजस्थान के लिए बात की जा रही है। किसके लिए? राजस्थान के लिए। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा या सबसे अच्छी ऊन जो उत्पादन होती है वो किससे होती है? चोकला भेड़ से। राजस्थान में किससे होती है? चोकला भेड़ से। विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी है? मेरिनो। और भारत या राजस्थान की कैसी है? चोकला। भारत राजस्थान में कौन सी? चोकला। और विश्व में कौन सी? मेरिनो भेड़। तो यहां से इसका सही आंसर क्या रहेगा? राजस्थान के लिए चोकला। कौन सी रहेगी? चोकला। मुर्गी की वह नस्ल जो लड़ाकू है यानी गेम बर्ड, क्या कहा जाता है इनको? गेम बर्ड। लड़ाकू बोल सकते हो आप, यानी फाइट के लिए काम लिए जाते हैं, यानी मनोरंजन के लिए। पहला घाघस, सेकंड ऑप्शन कड़कनाथ, थर्ड ऑप्शन चटगांव और जो फोर्थ है आपके पास असील। घाघस जो है आपकी एक कर्नाटक की नस्ल है, कड़कनाथ मध्य प्रदेश की नस्ल है, चटगांव पश्चिम बंगाल चिटकेक की नस्ल है और असील आपके लखनऊ यूपी की नस्ल है। इनमें से जो नस्ल असील वो आपके मनोरंजन कार्य के लिए पाली जाती है, यानी इसका जो है गांव में पालकर इसको क्या करते हैं? इनसे फाइट करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? फाइट। तो ये एक प्रकार की कैसी नस्ल हो गई? लड़ाकू नस्ल। कैसी हो गई? लड़ाकू नस्ल। तो यहां से इसका सही आंसर क्या रहेगा? असील। कड़कनाथ जो मुर्गी होती है इसके मांस की एक विशेषता होती है, वो जो विशेषता है वो एक काले प्रकार का मांस। क्या है? काले प्रकार का मांस कड़कनाथ मुर्गी की मुख्य विशेषता होती है। यहां से सही आंसर क्या हो गया अपना? असील। आगे बढ़ते अपन हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जमुनापारी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान है कानपुर जिला, आगरा जिला, इटावा जिला या एटा जिला। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कौन से जिले की बात की जाए कि जो है इसका उत्पत्ति स्थान है, तो जमुनापारी नस्ल जो है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इटावा जिला। कौन सा जिला? इटावा जिला। यहाँ जमुनापारी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान है और इसी जगह जो है आपके पास दो गांव आते हैं। कौन कौन से? चक्रनगर और शासन गांव। इन दोनों गांवों में जो है इस जमुनापारी नस्ल की बकरी के बिल्कुल शुद्ध पशु पाए जाते हैं। कैसे पशु पाए जाते हैं? शुद्ध पशु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जमुनापारी नस्ल की बकरी के शुद्ध पशु कहाँ पाए जाते हैं? चक्रनगर और शासन गांव। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इटावा जिला, यूपी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की मेरिनो भेड़ कौन सी नस्ल को कहते हैं? तो राजस्थान की मेरिनो भेड़ जो है हमने अभी बात की थी कि राजस्थान में सर्वोत्तम क्वालिटी की जो ऊन प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? चोकला से। यानी चोकला से चोकी ऊन प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो। क्योंकि विश्व में सबसे अच्छी ऊन उत्पादन अगर कोई नस्ल है तो कौन सी है? मेरिनो। तो राजस्थान में भी इसको एक नाम दे दिया गया कि राजस्थान में सबसे अच्छी ऊन उत्पादन चोकला की होती है, तो इसे कहा जाता है राजस्थान की मेरिनो। ठीक है, अगला, अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? विश्व में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन जो होता है वो होता है व्हाइट लेगोन नस्ल से। किससे होता है? व्हाइट लेगोन नस्ल से। इसके अंडे का रंग कैसा होता है? सफेद।
कैसा होता है? सफेद। रोडे आइलैंड जो नस्ल होती है इसके अंडे का रंग होता है भूरा। कैसा होता है? भूरा। देसी नस्ल के अंडे सामान्यतः कैसे होते हैं? सफेद रंग के। रेड कॉर्निस के अंडे का रंग भी कैसा होता है? सफेद। तो सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन हमें कौन सी नस्ल से प्राप्त होता है? व्हाइट लेगोन नस्ल से, जो कि इसका उत्पत्ति स्थान है मेडिटेरियन क्षेत्र या इटली। मेडिटेरियन या इटली क्षेत्र जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि बकरी की वह नस्ल जिसकी जांघों पर लंबे घने बाल व नाक रोमन प्रकार की होती है। नाक कैसे प्रकार की होती है? रोमन प्रकार की। और जांघों पर लंबे घने बाल यानी पिछले पैर जो होते हैं उन पर लंबे बाल पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं पहला ऑप्शन बारबरी के बारे में, बी जमुनापारी, सी ब्लैक बंगाल और डी सिरोही। तो बकरी की जो जमुनापारी नस्ल होती है इसकी नाक होती है रोमन प्रकार की। रोमन जो नाक होती है वो आप देख सकते हो तोतामुख प्रकार, क्या कह सकते हो? तोते की जैसी नाक। तो ये किसमें होती है? जमुनापारी में। और पिछले टांगों पर लंबे बाल की भी बात की जाए तो इसी नस्ल की मुख्य विशेषता होती है कि जहां आप पिछली टांग देखेंगे इनकी तो वहां आपको दिखेंगे कि घने लंबे बाल पाए जाते हैं और नाक कैसी होती है? रोमन प्रकार की। तो सही आंसर अपना रहेगा जमुनापारी। अच्छा, ये जमुनापारी जो नस्ल है आप इसको ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से पाल सकते हो, इसीलिए इसको कहा जाता है विलेज गोट। क्या कहा जाता है? विलेज गोट। और शहरी क्षेत्रों में पालने के लिए सबसे अच्छे प्रकार की जो नस्ल है वो है आपकी बारबरी, इसलिए इसको कहा जाता है सिटी गोट। सिटी गोट शहरी बकरी और ग्रामीण बकरी। ठीक है, यहां से अपना सही आंसर क्या रहेगा? जमुनापारी। अधिकतर क्षेत्रों में बकरी किस प्रयोजन के लिए पाली जाती है? पहला ऑप्शन है दूध। दूध के लिए सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जो पशु होते हैं वो एक गाय और भैंस। कौन कौन से? गाय व भैंस। उसके बाद मांस के लिए सबसे ज्यादा पाला जाता है बकरी को। किसको पाला जाता है? बकरी को या फिर मुर्गी को। बाल के लिए अगर सबसे ज्यादा पाला जाता है तो पाला जाता है भेड़ को। किसको पाला जाता है? भेड़ को। चमड़े के लिए सुअर को पाला जाता है। किसको? सुअर को। तो हमसे बकरी का प्रयोजन पूछा जा रहा है तो बकरी को मुख्यतः किसके लिए पालते? मांस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ, हमारा अगला प्रश्न जो है भेड़ की वह नस्ल जो अधिक फुर्तीली और राजस्थान की मरुभूमि में आसानी से लंबा सफर तय कर सकती है। यानी भेड़ की वह नस्ल जो डेजर्ट एरिया में आसानी से चल सकती है वह कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी, चोकला, मालपुरा या मारवाड़ी। तो जैसलमेर और जो है आपके बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, इन जिलों में जो है थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। तो वहां जो सबसे अच्छी बकरी होती है लंबा सफर तय करने वाली या फुर्तीली होती है वो नस्ल होती है मारवाड़ी। कैसी होती है? मारवाड़ी नस्ल। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा अपना? मारवाड़ी भेड़। पानी के अभाव में भेड़ की वह नस्ल जो बिना पानी पिए 3 से 4 दिन तक रह सकती है। जो नस्ल होती है वो 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए कौन सी नस्ल रहती है? मालपुरा, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी। तो जो पानी की कमी होती है आपके राजस्थान में एक जिला ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा पानी की कमी देखी जाती है और वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर में ही एक भेड़ पाली जाती है जिसका नाम है जैसलमेरी भेड़। तो ये जो है अकाल में यानी पानी की कमी होने पर 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है।
कौन सी नस्ल? जैसलमेरी। पेल्ट प्राप्ति हेतु किस नस्ल के मेमनों की हत्या की जाती है? पेल्ट क्या होता है? पेल्ट एक प्रकार का चमड़ा होता है। क्या होता है? चमड़ा। यानी भेड़ की नस्ल को जो ऊन होती है और जो खाल होती है, उस खाल को क्या करते, ऊन समेत बाहर निकाल लेते। वह जो निकाली गई खाल है उसको क्या कहा जाता है? पेल्ट या चमड़ा। क्या कहा जाता है? पेल्ट या चमड़ा। और ये पेल्ट प्राप्त करने के लिए पालन किया जाता है वह भेड़ की नस्ल कौन सी है? कराकुल। कौन सी नस्ल है? कराकुल। कराकुल मध्य एशिया की भेड़ होती है जिसका जो ऊन का रंग होता है वो काला हो सकता है, भूरा हो सकता है या मिक्स हो सकता है। इस भेड़ को क्या किया जाता है कि इसके जो मेमने पैदा होते हैं उनको पैदा होते ही कुछ दिनों बाद मारकर उनकी खाल को उनके बाल सहित निकाल लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पेल्ट। यानी पेल्ट के लिए किसको मारा जाता है? कराकुल भेड़ को। कुक्कुट पालन में किसका लालन पालन किया जाता है? कुक्कुट आपने सुना होगा, कुक्कुट पालन और मुर्गी पालन। तो कुक्कुट पालन क्या होता है कि जिसमें आप मुर्गी के साथ अन्य पक्षी भी पाल रहे हो, जो कि अंडा उत्पादन के लिए पाल रहे हो या मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हो, तो उनको क्या कहा जाता है? कुक्कुट पालन। और यदि आप मुर्गियों को ही पाल रहे हो तो उसे कहा जाता है मुर्गी पालन। यहाँ से इसका सही आंसर रहेगा, केवल मुर्गियों को पाला जाए तो मुर्गी पालन, और टर्की, गिन्नी, कुक्कुट इन तीनों को साथ में पाला जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। मुर्गी की वह नस्ल जिसके अंडे का रंग भूरा अथवा गहरा भूरा होता है? रेड कॉर्निश, रोड आइलैंड रेड, वाइनडाउट या व्हाइट लेगून। तो इन चारों नस्लों में से जो भूरे रंग के अंडे देती है उस नस्ल का नाम है रोडे आइलैंड रेड। क्या नाम है? रोडे आइलैंड रेड। ये अमेरिका की नस्ल है। कहाँ की? अमेरिका की। इसके अंडे का रंग कैसा होता है? रोडे आइलैंड रेड के अंडे का रंग कैसा होता है? भूरा रंग। यूरोपियन नस्ल की गायों की प्यूबर्टी कितनी होती है? यौनारंभ कितना होता है? यानी यौनारंभ एक ऐसी उम्र जो है जिसमें मादा पशु जो होते हैं या नर जो होते हैं प्रजनन लायक हो जाते हैं, उसे कहा जाता है यौनारंभ। यानी इनके प्रजनन एक्टिव हो जाते हैं। तो गाय की जो यौनारंभ उम्र होती है वो होती है 11 से 24 माह। कितनी होती है? 11 से 24 माह में जो है यूरोपियन गाय जो होती है उनके प्रजनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, यानी वो प्रजनन करने के लायक हो जाते हैं। तो इस एज को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी। और ये कितनी होती है? 11 से 24 माह की। अगला प्रश्न, दलदली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 48 है, तो जल भैंस के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? दलदली भैंस जो है दो प्रकार की होती है, पहली दलदली और सेकंड रिवर भैंस। दलदली भैंस जो है कृषि कार्य के लिए पाली जाती है उनको कहा जाता है दलदली भैंस या स्वैम्प बफेलो। स्वैम्प बफेलो। और जो है सभी भैंस की नस्लों में इसमें केवल एक भैंस जो है आपके पास वो है ल्यूट। कहाँ की नस्ल है? ओडिशा की। इसको जो है कृषि कार्य के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? कृषि कार्य के लिए। यानी दलदली भैंस कौन सी आपके पास? ल्यूट। कहाँ पाली जाती है? ओडिशा। इसके अलावा जितनी भी आपके पास भैंस की नस्लें बचती है वो जो है कैसी होती है? जल भैंस है। और जल भैंसों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 50। कितनी होती है? 2n बराबर 50। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला ऑप्शन 48, 42, 46 और 50। तो कौन सा होगा? 50। आगे का प्रश्न, टर्की के अंडे से चूजा निकलने में कितना समय लगता है? टर्की के अंडे से चूजा निकलने का समय, तो मुर्गी के अंडे से चूजा जब निकलता है तो उसके लिए 21 दिन का समय लगता है। कितना समय लगता है? 21 दिन का। यहाँ पूछा जा रहा है टर्की बतख, तो इनके अंडे से जो चूजा बाहर निकलता है उसमें लगता है 28 दिन का समय। कितने दिन का लगता है? 28 दिन का। और मुर्गी का 21 दिन में। मुर्गी में तो कितने? 21 दिन में।
और ये अंडे से चूजे निकलने के बीच का जो पीरियड होता है, अंडे से चूजे निकलने के बीच का जो पीरियड होता है, इसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड तो ये इनमें कितने दिन का होता है? 21 दिन का किसमें? मुर्गी में। और 28 दिन का किसमें होता है? टर्कियों में। तो यहां से सही आंसर क्या रहेगा? 28 दिन। अगला प्रश्न है अपना, अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो अंडे से चूजों तक जो बीमारी फैलती है वो नमी के कारण फैलती है। किसके कारण? नमी के कारण। और नमी से फैलने वाली बीमारी इनमें आती है आपके पास कोक्सीडियोसिस, ल्यूकोसिस, मेरेक्स या फाउलपॉक्स। तो ये जो बीमारियां होती है ये चूजों में फैलती है। कोक्सीडियोसिस किस में फैलती है? चूजों में। मेरेक्स भी चूजों में। फाउलपॉक्स किस में फैलती है? मुर्गियों में, है ना। तो ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडे के साथ साथ किस में आ जाती है? चूजों में। किस में आ जाती है? चूजों में। तो यहाँ से इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ल्यूकोसिस। मेरेक्स जो रोग होता है मुर्गियों में ये होता है वायरस से। ये किससे होता है? वायरस से। फाउलपॉक्स ये भी होता है वायरस से। कोक्सीडियोसिस जो होता है नमी से या प्रोटोजोआ परजीवी से। हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या है। जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पालते हैं वे कहलाती है। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? लेयर्स, ब्रॉयलर्स, ग्रोवर्स या कोई नहीं। लेयर्स जो मुर्गियां होती है वो होती है अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां। कैसी होती है? अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां लेयर्स कहलाती है। जबकि मांस के लिए जो पाली जाती है उनको क्या कहा जाता है? ब्रॉयलर्स। मांस के लिए कौन सी? ब्रॉयलर्स। फिर उसके बाद इनको इनके उत्पादन के लिए पालना या इनसे अंडा और मांस दोनों प्राप्त करना वो कहलाता है ग्रोवर्स। तो यहाँ से मांस उत्पादन के लिए क्या आंसर राइट रहेगा अपना? ब्रॉयलर्स। अगला प्रश्न, मुर्गियों का चोंच मारकर आपस में एक दूसरे को नोचना क्या है? यहाँ पर आपस में एक दूसरे को नोचना या क्षति पहुंचाना क्या कहलाता है? मुर्गियां जो होती है कैल्शियम की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण क्या करती है? आपस में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देती है। इस प्रोसेस को जो है कैनाबोलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनाबोलिज्म। और इस कैनाबोलिज्म से बचने के लिए जो है मुर्गियों में चोंच काट दी जाती है। क्या कर दी जाती है? चोंच काट दी जाती है। और इस चोंच काटने को कहा जाता है डीबिकिंग। क्या कहा जाता है? डीबिकिंग। और डीबिकिंग क्रिया जो है मुर्गियों में 1 सप्ताह की उम्र में की जाती है। डीबिकिंग में एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डीबिकर। कौन सा यंत्र आएगा? डीबिकर यंत्र, जिसके द्वारा मुर्गियों की ऊपरी चोंच का ऊपरी चोंच का 1/4 भाग तथा निचली जो चोंच होती है उसका 1/8 भाग काट देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है एक दूसरे को घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। और कैनाबोलिज्म से बचने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? डीबिकिंग। और डीबिकिंग के लिए जो मुर्गियों की उम्र क्या होती है? 1 सप्ताह की। कितनी होती है? 1 सप्ताह। कौन से यंत्र से यह क्रिया की जाती है? डीबिकर यंत्र द्वारा। ऊपरी चोंच जो है उसका कितना भाग काटा जाता है? 1/4। और निचली चोंच का 1/8 भाग। मुर्गी पालन व्यवसाय के कुल खर्च का कितना प्रतिशत खर्चा केवल आहार पर आता है? यानी जो टोटल आप मुर्गी पालन कर रहे हो उसमें से आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट खर्चे पर होता है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लगभग आपका 60 से 70% किस पे हो जाता है? खर्चे पर। यानी मुर्गी के आहार पर। किस पे हो जाता है? मुर्गी के आहार पर। पशुपालन व्यवसाय में टोटल बात की जाए तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पर होता है? आहार पर। कितना प्रतिशत? 60 से 70%। यहां से सही आंसर क्या रहेगा? 60 से 70%। यानी कि आप
100 रुपए का टोटल खर्च कर रहे हो तो उनमें से 70 रुपए तो आपके किस में लग जाएंगे, केवल आहार पर यानी मुर्गी के खाने पर। अगला प्रश्न है, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? सफेद मांस, लाल मांस, काला मांस या व्हीप, क्या कहा जाता है? पहला है आपके पास सफेद मांस, लाल मांस, काला मांस या व्हीप। तो जो मुर्गी का मांस जो होता है आपके पास, मुर्गी का मांस जो है वो कैसा होता है? सफेद प्रकार का, है ना, यानी लाल जो होता है कम लाल होता है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सफेद मांस। क्या बोल देते हो आप? सफेद मांस, या इसको आप बोल सकते हो चिकन। क्या बोलते हो? चिकन। इसी के साथ लाल मांस जो होता है, अन्य सभी जानवर का जो मांस है उनमें रक्त की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लाल मांस। काला मांस जो है मुर्गी की एक नस्ल होती है, उसको कहा जाता है कड़कनाथ। तो कड़कनाथ जो मुर्गी है उसके मांस का रंग कैसा होता है? काले प्रकार का। व्हीप जो है गाय के मांस को कहा जाता है, गाय का मांस क्या कहलाता है? व्हीप। तो यहां से हमारा सही आंसर क्या रहेगा? सफेद मांस। मुर्गी फार्म पर निश्चित अंडे प्राप्त करने हेतु मुर्गियों व मुर्गों का अनुपात रखा जाता है। तो मुर्गी फार्म में अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए मुर्गियों और मुर्गों को एक साथ रखा जाता है। तो कितनी मुर्गियों के साथ जो है एक मुर्गे को रखा जाना चाहिए? 5 मुर्गियों के साथ एक मुर्गे को, 20 के साथ एक को, 10 के साथ एक को या 23 के साथ एक को। तो ये जो अनुपात होता है 10 मुर्गियों के लिए मुर्गी फार्म पर 10:1 यानी 10 मुर्गियों के लिए एक मुर्गा रखा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा अपने पास सी ऑप्शन। अगला, अंडे का कवच सामान्यतः किसका बना होता है? तो आपने देखा होगा कि अंडे का रंग जो है सफेद होता है, और किसी भी सफेद रंग का जो कारण होता है वो लगभग लगभग कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जिसे आपने देखा होगा जिप्सम, जिप्सम में भी क्या होता है? जिप्सम का रंग कैसा होता है? सफेद। तो उसमें होता है CaSO4.2H2O, तो कैल्शियम। वैसे आपने देखा होगा दूध, दूध भी किसका अच्छा स्रोत है? कैल्शियम का। ऐसे आपने देखा होगा बोन यानी हड्डी, तो हड्डियों में भी क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो अंडे का कवच जो है ये किससे बना होता है? कैल्शियम का। और कैल्शियम पूरा बात की जाए तो केवल कैल्शियम से नहीं बना होता, ये बना होता है CaCO3 से, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर किसका कवच बना होता है? मुर्गी के अंडे का। सही आंसर क्या रहेगा? 4th नंबर का ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जहां आपके लिए पशुपालन के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप रोज देखने के लिए उपज संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।